सेकंड चीज आती है हमारी एंथैल्पी। सेकंड चीज आती है हमारी एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से, एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच। पहले ये सुन लो कि एंथैल्पी होती क्या है। अगर तुमने बहुत फॉर्मूले देखे होंगे तो तुमने ये देखा होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस के पीवी, राइट? ये देखा है तुमने? अरे देखा है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस के पीवी। अब देखो क्या है एंथैल्पी, किसको कंटेन कर रहा है? अभी हमने क्या पढ़ा? इंटरनल एनर्जी। और पीवी, पीवी को अगर मैं किसी आइडियल गैस के लिखूं तो पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। और ये जो एनआरटी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हीट को रिप्रेजेंट करता है। करता है कि नहीं करता? टेम्परेचर इज अ पार्ट ऑफ हीट, राइट और रॉन्ग? तो होगा क्या कि एंथैल्पी बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन ए सिस्टम कितनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एंथैल्पी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टोटल अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इन ए सिस्टम। भाई इंटरनल एनर्जी तो हो गई, साथ ही क्या हो गया? एक पीवी फंक्शन। तो जो किसी सिस्टम की जो टोटल हीट होती है ना उसको हम एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी के बहुत चीज तुमने पढ़े होगी, आगे भी मैंने पीरियोडिसिटी में भी एंथैल्पी को थोड़ा डिफाइन किया था, वहां पे भी। तो ये चीज एंथैल्पी डेफिनेशन के साथ चेंज होती रहती है सिस्टम के साथ, कि तुम उसकी डेफिनेशन कहीं और मिलेगी, लेकिन पॉइंट इसका सेम ही रहता है कि बेसिकली जो एंथैल्पी होती है एक सिस्टम में कंप्लीट हीट को रिप्रेजेंट करती है, कि उस सिस्टम में सारी हीट कितनी प्रेजेंट है, टोटल हीट कितनी प्रेजेंट है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूले है इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनते हैं तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तुम करते हो गलती, तुम्हें पता ही नहीं लगता कि बस तुम्हें पता ही नहीं लगता कि ये क्वेश्चन हमें कहाँ लगाना है, इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करना है। तो देखो आज इस फॉर्मूले का यूज सिखाता हूं तुम्हें। इस फॉर्मूले का यूज हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो फिजिकल चेंज, कोई भी फिजिकल चेंज, सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरीके कोई भी फिजिकल चेंज हम कर रहे हैं। केमिकल चेंज, तीसरा फेस चेंज। सुन लो इस फॉर्मूले का यूज कितने तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस के कितना होता है? पीवी। तो सबसे पहले जो हम इस फॉर्मूले का चेंज कर सकते हैं, एक फिजिकली चेंज अगर हम किसी चीज को करना चाहें, लेट सपोज कि इनिशियली जो तुम्हारी कंडीशन है, तुम्हारा कंटेनर था और उसका जो वॉल्यूम था वो V1 था और उसका जो प्रेशर था वो P1 था। हमने उसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया और प्रेशर इंक्रीज करके हमने P2 कर दिया और वॉल्यूम V2 कर दिया, और जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, सिर्फ वॉल्यूम को और प्रेशर को इंक्रीज करा। तो इस केस में जो टोटल एंथैल्पी चेंज आएगा, टोटल एंथैल्पी चेंज हमारा क्या होगा, तो वो कैसे निकालोगे? तो बहुत ईजी है। कैसे करोगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस के P2 पीवी है तो P2 V2 माइनस के P1 V1। तो ये ओवरऑल तुम्हारा क्या आ जाएगा? एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। ऐसे ही अगर तुमसे वो टेम्परेचर चेंज पूछ ले, चलो उसने क्या किया, प्रेशर और वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। ये फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड टाइप सुन लो, सेकंड टाइप क्या है कि एक कंटेनर है, इंटरनल एनर्जी भी तुम्हें चेंज देगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी हुई है वो देगा लिख के, टेंशन मत लो। कि तुम्हारा एक सिस्टम है, उसका जो प्रेशर है P1 V1 वो सेम ही है, P1 V1 क्या है? सेम ही है। बस उसने क्या किया? टेम्परेचर चेंज कर दिया। क्या किया? टेम्परेचर चेंज। पहले जो उसका टेम्परेचर था वो T1 था और बाद में क्या कर दिया? टेम्परेचर T2 कर दिया। और उसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगी अगर डेल्टा यू गिवन हो तो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें जैसे मैं बता रहा हूं, बस चीजों को ध्यान से सुनते जाओ। बोल क्या रहा हूं कि जो हमारा सिस्टम था उसका प्रेशर वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट रखा है उन्होंने, बस टेम्परेचर को चेंज कर दिया। इस केस में तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है कि PV इज इक्वल टू होता है nRT, तो इसकी वैल्यू तुम लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात है, तो तुम्हारा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस के nRT तुम कर सकते हो। मोल उसके फिक्स है,
मोल तुम्हें पता है, मोल पता ही होंगे। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस के एन आर, और टेम्परेचर की जगह क्या कर दोगे, T2 माइनस के T1। लो और बोलो, ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। या तुमसे और इस क्वेश्चन में पूछने लगे कि एंथैल्पी चेंज दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कितनी होगी, तो और भी इजी है। अगर तुमसे और पूछने लगे कि डेल्टा H2 माइनस के डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस के एन आर T2 माइनस के T1, अगर ये सारी चीज वैल्यू गिवन है तो लो इस इक्वेशन से निकाल लो। अरे तरीके बहुत है, बस तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बहुत इजी है, सब कुछ बहुत इजी है। बोलो, कुछ ऐसी चीज थी कि तुम्हें याद रखनी पड़े, कुछ ऐसा था, बस सीक्वेंस वाइज चीजों को समझते हुए चलो। बोलो, कर लोगे? तो इस तरीके से अगर कोई तुम्हारा चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, तो तुम इजीली कोई भी चीज को कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज को देखो। केमिकल चेंज में हमेशा कोई इक्वेशन गिवन होगी या कोई रिएक्शन गिवन होगी। ध्यान से सुन लेना, इसमें केमिकल चेंज में ही बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो। केमिकल चेंज में ही तुम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो और वही तुम्हारी प्रॉब्लम का कारण बनती है। केमिकल चेंज सेकंड पार्ट, केमिकल चेंज में हमेशा always you have to given always a reaction will given, ठीक है, एक रिएक्शन गिवन होगी, गैसियस फेज रिएक्शन होगी, राइट। किसी भी गैसियस फेज रिएक्शन होगी, गैसियस फेज रिएक्शन। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एक आइडियल बिहेवियर मान लेते हैं। आइडियल बिहेवियर मान के, और अगर हम उस रिएक्शन के लिए कोई भी एंथैल्पी चेंज देखे तो कैसे देखेंगे। लेट सपोज मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि सपोज करो कि तुम्हारे पास क्या है, चलो ये मान लो N2 प्लस के 3S2 फॉर्म हो गया 2NS3, ठीक है। ये तुम्हारी फॉर्म हो गई गैस फेज रिएक्शन, राइट और रॉन्ग। ये कोई भी गैसेस फेज रिएक्शन है और तुमसे पूछना चाह रहा है कि इसके लिए जो हमारा एंथैल्पी चेंज होगा वो कितना होगा, और तुम्हारी इंटरनल एनर्जी गिवन है, राइट। ध्यान से सुन लो मेरी बातें, क्योंकि 1000 मतलब 10 क्वेश्चन कराने से अच्छा है कि तुम उन 10 क्वेश्चन का टाइप समझा दो कि किस टाइप से तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। डोंट वरी, मैं तुम्हें क्वेश्चन भी कराऊंगा, इतने पागल मत हुआ करो, क्वेश्चन भी कराऊंगा, पर उनका मेथड समझ लो कि कैसे अप्रोच करना है, राइट। तो सपोज करो तुम्हें कोई रिएक्शन गिवन है और उसके लिए तुमसे एंथैल्पी चेंज पूछा है, इंटरनल एनर्जी तुम्हें गिवन है, तो तुम्हें पता है फॉर्मूला कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस के PV होता है। तो हम जब आइडियल गैस बिहेवियर ले लेते हैं तो PV इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, nRT। वहां पे N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल होता था जब हम फिजिकल चेंज देख रहे हैं किसी भी चीज का, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे N की जगह हमारा क्या हो जाता है, NGRT। और जो NGRT होता है, NG, तो हमारा, चलो पहले फॉर्मूला लिखो कि डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो चुका है, डेल्टा U प्लस के NGRT। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो चुका है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन ये तुम्हारा फॉर्मूला हो चुका है। ध्यान से सुन लो, कहीं भी मत लगा देना इसको, तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझे, कहीं भी लगा दोगे। ये केमिकल रिएक्शन के लिए है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा Ng है, और Ng है इसका मतलब सिर्फ गैसियस फेज रिएक्शन के लिए है, ओनली फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। ओनली फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, राइट। अगर उसमें कोई लिक्विड गिवन है, अगर सपोज करो इसमें कोई लिक्विड गिवन हो तो उसे इग्नोर कर दो, हमें मतलब ही नहीं है भाई तेरे से, क्योंकि जो हमारा ये एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला है ये तो किसके लिए है, गैसियस फेज रिएक्शन के लिए। अब देखो डेल्टा Ng क्या होता है, जो तुम्हारा डेल्टा Ng होता है स्टिचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टिचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। इन गैसियस फेज, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, इन गैसियस फेज 10 बार बोल लिया और जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना तुम्हें, तुम फिर भी मिस्टेक करोगे उसमें, तो इसलिए ध्यान से लिख लो बार बार इसी चीज को रिपीट करके। डेल्टा Ng स्टिचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टिचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन गैसियस फेज फॉर ए बैलेंस रिएक्शन।
स्टार मार्क कर लेना इस चीज को, फॉर ए बैलेंस रिएक्शन, फॉर ए बैलेंस रिएक्शन। अब देखो जैसे मैंने तुम्हें हैबर प्रोसेस दिखाया, क्या रिएक्शन बैलेंस है? अगर तुम सिंपल साइज के लिए डेल्टा एनजी निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 1 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 1, और जो कि तुम यही मिस्टेक करते हो और जो कि गलत है। तुम्हें हमेशा क्वेश्चन जो गिवन होगा बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो तुम्हें बैलेंस करके दे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है तुम मिस्टेक करोगे, और एग्जामिनर तो तुम्हारी ताक में रहता है कि कब तुम मिस्टेक करो, तब तुम क्वेश्चन गलत करो, उसे तो मजा आएगा। लेकिन तुम इतना मजा क्यों दे रहे हो भाई? जब मैं तुम्हें सारी चीजें बताता ही चल रहा हूं कि जो तुम्हारा डेल्टा एनजी है, स्टिचोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टिचोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट फॉर ए गैसेस फेज रिएक्शन फॉर ए बैलेंस रिएक्शन, तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में यही आना चाहिए। कोई भी दुनिया, मैं कहता हूं दुनिया में जितनी भी केमिकल रिएक्शन तुम्हें इनऑर्गेनिक में दे रखी है, सबसे पहले उसको बैलेंस करने का सोचा करो। रिडॉक्स हो या केमिकल कौन सा हो, कोई भी, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ रहे हो वहां भी बैलेंस रिएक्शन का काम होता है, काइनेटिक्स पढ़ रहे हो वहां भी बैलेंस रिएक्शन का काम होगा, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, हर किसी में ये सोचा करो कि हमें सबसे पहले रिएक्शन देख के पागल हो जाया करो कि पहले इसको बैलेंस करना है। ये चीजें तभी तुम्हारे अंदर आएगी, वरना तुम्हें जो चीजें दिखाते हैं ना बाहर से, जो चीजें तुम्हें दिखा रही है बस तुम उसी को देखने की कोशिश करते हो, और उसी देखने के चक्कर में तुम क्वेश्चन को गलत कर देते हो। क्लियर है? तो कितना होगा, तो मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी, तो बैलेंस करने के लिए वहां पे H2, तो हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना करेगा 2। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो 2 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, दोनों गैसेस फेज में 2 माइनस के 4, तो एक्चुअल में 2 माइनस के 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के 2। क्लियर है पॉइंट? बोलो बोलो बोलो, क्लियर है ना? कर लोगे अब कोई भी रिएक्शन हो, बहुत क्वेश्चन आ रखे ऐसे, जब देखोगे असाइनमेंट में या तुम्हें कोई बुकलेट मिल रखी होगी ग्रुप में, लगा के देख लो, सब फॉर्मूले सब तुम्हें एज इट इज ऐसे रखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन। अब देखो होता क्या है, बेसिकली जो हमारा डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन हो गया वो डिपेंड करने लगा डेल्टा एनजी पे। अब होता क्या है कि अगर तुमसे ये पूछने लगे कि डेल्टा एच बड़ा होता है कि डेल्टा यू बड़ा होता है फिर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, तो तुम नहीं बता सकते। अगर कोई तुमसे रैंडम बोल दे कि भाई बता एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में कौन बड़ा होता है, किसकी वैल्यू हाई होती है, तुम कहोगे कि भाई पहले रिएक्शन तो दे, जब तू रिएक्शन देगा तभी तो मैं बताऊंगा कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में किसका अमाउंट बड़ा होता है, किसकी वैल्यू बड़ी होती है। बिल्कुल सही सही सोच रहे हो तुम। तो अब सुनो मेरी बात, तो हमारी जो डेल्टा एनजी की वैल्यू हो सकती है वो 3 वैल्यू हो सकती है। इनको सबको लिखते रहना सीक्वेंस वाइज, इन्हीं सब फॉर्मूलों को, कि जो तुम्हारी डेल्टा एनजी की वैल्यू हो सकती है वो 3 हो सकती है। देखो फॉर्मूला तुम्हारा ये बन चुका है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस के डेल्टा एनजी आर टी, राइट। केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर तुम्हारा डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में जो तुम्हारी एंथैल्पी चेंज है इक्वल टू क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी चेंज। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा डेल्टा एनजी 0 आ जाएगा तो टेम्परेचर कुछ भी दे रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस सेकंड सुन लो कि अगर तुम्हारा डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो उस केस में देखो जब ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो क्या आएगा, तो इसका मतलब जो हमारा डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? केस सेकंड। केस थर्ड में क्या हो सकता है कि डेल्टा एनजी लेस देन 0 हो जाए, और जब डेल्टा एनजी लेस देन 0 हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और इंटरनल एनर्जी में से अगर इस अमाउंट को घटा दोगे तो हमारी एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा यू है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हो जाएगा। बोलिए क्लियर है पॉइंट? कि किसी भी केमिकल चेंज के लिए कोई भी तुम्हें एंथैल्पी चेंज निकालना है या तुमसे हीट पूछ ले तो डेल्टा एच की जगह हीट रख देना, अगर तुमसे हीट पूछ ले तो डेल्टा एच की जगह हीट रख दो। क्यूपी होता तो है, क्यूपी इज इक्वल टू डेल यू प्लस के डेल एन जी इक्वल टू आर टी। अरे ये करा रखा है, इस क्यूवी की जगह क्या कर दोगे, क्यूवी, राइट। तो अगर तुमसे हीट चेंज पूछ ले या एंथैल्पी चेंज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बात सबकी सेम होती है। तो ये तुम्हारा था केमिकल चेंज के लिए इस फॉर्मूले का रूज। थर्ड देखो कि फेज चेंज के लिए तुम ये फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। तो फेज चेंज समझ रहे हो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस,
तो इस तरीके से फेस चेंज हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का वो भी देख लेंगे। आइए फेस चेंज के लिए थर्ड केस बचा है लास्ट, फेस चेंज। कि फेस चेंज के लिए तुम कैसे देखोगे? सिंपल सी बात है, फेस चेंज का मतलब ये होगा कि तुम्हारे फेस चेंज हो रहे हैं, और फेस चेंज से मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो सॉलिड है वो किस में हो रहा है, लिक्विड में चेंज, लिक्विड तुम्हारा किस में हो रहा है, गैस में चेंज, राइट। या तुम्हारा सॉलिड भी किस में डायरेक्ट चेंज हो सकता है, गैस में। जब तुम्हारा सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है इसको बोलते हैं फ्यूजन। जब तुम्हारा लिक्विड गैस में चेंज होता है इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और जब तुम्हारा सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। तो तुमने फेज डायग्राम पढ़ा होगा। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? फेज डायग्राम नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं एक ही बना के दिखा रहा हूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सपोज करो कुछ भी ले लो, ये तुम्हारा फेज डायग्राम है, नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब वाटर का फेज डायग्राम ऐसे ही होता है, ठीक है। सुनो, होगा क्या कि जो हमारा ये रीजन है ये सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन है लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रीजन है हमारा गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमारे 3 प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो ये है कि सॉलिड से गैस चेंज, एक प्रोसेस है ये, और एक प्रोसेस है ये। तो हम अगर इन तीनों प्रोसेस के लिए तुमसे पूछने लगे कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे मुन्ना? बोलो। आइए, बहुत इजी है। सबसे पहले केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं। केस फर्स्ट में क्या कर रहा हूं कि जो सॉलिड है उसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, लिक्विड में, और इसके लिए एंथैल्पी चेंज देख रहा हूं। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा डेल एच है इज इक्वल टू डेल यू प्लस के, पी वी होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पी डी वी कर सकते हैं। अरे पी डी वी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम। अब होता क्या है कि जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस के, प्रेशर फिक्स होगा, वॉल्यूम क्या होगा, V2 माइनस V1। V2 वॉल्यूम किसका होगा, गैस का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V लिक्विड माइनस के V सॉलिड। बस यही तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसके लिए, सॉलिड से लिक्विड के लिए, राइट। तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो अगर वॉल्यूम सॉलिड का बहुत कम चेंज होता है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ओवरऑल अगर हमारा फॉर्मूला बनना चाहे तो वो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा यू प्लस के पी वी एल, कि जो हमारा लिक्विड फॉर्म में वॉल्यूम है वो कितना है। बस ये तुम्हारा चेंज किसके लिए आ गया, सॉलिड से लिक्विड के केस में। केस सेकंड, अगर वो लिक्विड से कहां जा रहा है, गैस में जा रहा है, ठीक है। इसका वॉल्यूम मान लो VL और इसका वॉल्यूम मान लो VG। क्लियर पॉइंट? अब देखो, अब तुम्हें फिर से फॉर्मूला लिखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस के पी। यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस के वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब तुम्हें पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपेयर में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बहुत ही छोटा होता है, तो तुम यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर सकते हो, राइट और रॉन्ग, कर सकते हो ना। तो जैसे ही तुम वॉल्यूम यहाँ से लिक्विड का नेग्लेक्ट करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस के पी वी जी हो जाएगा। बस ये तुम्हारा किसके लिए आ गया, लिक्विड से गैस। अरे सुन लो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन कर्व, इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखो इन केस में ध्यान रखना, मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट तो करा दिया, अगर लिक्विड और सॉलिड में वॉल्यूम तुम्हें दोनों ही गिवन है, अगर दोनों ही वॉल्यूम गिवन है तो दोनों ही पुट करके कर देना, आंसर तुम्हारा करेक्ट आ जाएगा, राइट। अगर एमसीक्यू में दे रखा है, देखो अगर न्यूमेरिकल दे रखा है एनएटी में तो कंसीडर कर लेना, अगर एमसीक्यू में दे रखा है तो सॉलिड को नेग्लेक्ट करके वैल्यू निकाल देना, उसके अप्रोक्स में आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला केस देखो, इसके लिए अगर तुमसे बोल दे कि वेपराइजेशन कर्व के लिए जो तुम्हारा एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन कर्व। वेपराइजेशन, इस कर्व में हमेशा वॉल्यूम को लिक्विड का नेग्लेक्ट ही होता है, इसमें तुम्हें सोचना ही नहीं है।
इसमें तुम्हें सोचना ही है, ये हमेशा नेग्लेक्ट ही करके हम 0 मान लेते हैं और तुम्हारा डेल्टा एच डेल्टा यू इक्वल टू क्या बन जाता है, पीवीजी बन जाता है। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी अगर कोई गैस फेज में चला गया तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसके लिए तो तुम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा यू प्लस के एनआरटी। लो अगर तुम्हें बोल दिया कि इतने मोल वेपर फेम हो रही है, आर की वैल्यू तुम्हें पता ही होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर तुम्हें गिवन ही होगा, बस निकाल दो। थर्ड केस बचा कि अगर सॉलिड से गैस में आ जाए तो उसके लिए तुम एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे। अब तो आइडिया हो चुका होगा, लिखो खुद से लिखो। केस थर्ड, केस थर्ड सुनो। केस थर्ड क्या हो गया कि सॉलिड से गैस के बीच में, तो केस थर्ड सॉलिड से गैस के बीच में, यहां पे इसका सॉलिड मान लो Vs और यहां पे इसका मान लो Vg। ये किसके लिए, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कर, राइट। तो इसके लिए सिंपल सा है यार, इसके लिए क्या सोचना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस के पी डीवी। तो तुम्हारा डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस के पी वी जी माइनस के वी सॉलिड। और जब तुम्हें पता है कि जब हमने लिक्विड को ही नेगलेक्ट कर दिया था गैस के कंपेयर में, तो सॉलिड की तो क्या औकात, तो सॉलिड का क्या मान लेंगे, 0 मान क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेटली एक गैस का वॉल्यूम एक सॉलिड का। समझ रहे हो, छोड़ो, मैं तुम्हें बिल्कुल ही गधा समझता हूँ, पता नहीं क्या, ये मेरी गलती है। और समझता हूँ तो तुम्हारा फायदा है, क्यों, क्योंकि फिर मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तुम्हें स्मार्ट समझ लिया तो फिर मैं एक्सप्लेन थोड़ी ना करूँगा, समझे। चलो हो गया तुम्हारा एंथैल्पी भी खत्म, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया। अब हम चलते हैं वर्क पे, जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे कि सर वर्क कब निकालोगे। सब कुछ बता दिया पर वर्क को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वर्क। आज तुम्हें हम वर्क ही सिखाएंगे, ऐसा वर्क सिखाएंगे कि तुम किसी का भी वर्क निकाल दोगे। फिर देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें पता है इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहती है, और तुम्हें यह भी पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है Q प्लस के W, और इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है Q माइनस के पी डीवी। या मैं सिंपल सा वर्क को लिखना चाहूँ तो वर्क इक्वल टू होता है माइनस के पी डीवी, या और लिखना चाहूँ तो वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, राइट। ये तुम्हें फॉर्मूला पता है कि वर्क डन इक्वल टू माइनस के पी डीवी होता है। अब होता क्या है कि जो वर्क होता है ना, एक सराउंडिंग का फिनोमिना होता है। पहले तो ये बात सुन लो कि जो वर्क होता है वो सराउंडिंग का फिनोमिना होता है। सराउंडिंग का फिनोमिना, लेट सपोज कि तुमने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में जैसे ही तुमने गैस को एक्सपेंड किया तो वो गैस एक्सपेंड होकर कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे। तो सराउंडिंग से कितना वर्क उन्हें करना पड़ा, मतलब सराउंडिंग में कितना एक्सपेंड हुआ, तो हमारा वर्क क्या होता है, एक सराउंडिंग का फिनोमिना होता है। जो चीज़ तुम कर रहे हो उसका सराउंडिंग पे इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। चाहे तुम कंप्रेस कर रहे हो तो सराउंडिंग के थ्रू कंप्रेस कर रहे हो, अगर तुम एक्सपेंशन कर रहे हो तो सराउंडिंग में एक्सपेंशन कर रहे हो। तो फिनोमिना जो वर्क होता है वो सिस्टम का फिनोमिना नहीं है। मेरी बात फिर से सुन लो। तब तुम्हें जब मैंने वर्क बताया था, वर्क एंड हीट इज द पाथ फंक्शन, राइट। इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ये सिस्टम का पार्ट कैसे हो सकता है, ये तो सराउंडिंग का पार्ट होगा। हमारे पास एक एनर्जी यहाँ पे रखी है, मुझे इस एनर्जी को ले जाकर वहां पे ले जाना है, तो सिस्टम तो हमारा फिक्स है। इट इज नॉट द फिनोमिना ऑफ सिस्टम, इट इज द फिनोमिना ऑफ सराउंडिंग, कि किस तरीके से इस सराउंडिंग में इस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक एक्सचेंज कर रहा है, कि यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर करके यहाँ पर एनर्जी ले जा रहा है, वो किस पाथ से जा रहा है। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, सराउंडिंग से, कि जब वो जा रहा है। भाई बेसिकली मीन पोजीशन और फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, उस दौरान बीच में हमें वर्क करना पड़ा, तो वर्क कहाँ पे हो रहा है, वो सराउंडिंग पे तो हो रहा है।
भाई यहाँ से यहाँ तक हम सराउंडिंग से तो चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से पाथ से हम जाए, किस एनर्जी को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर कर दें। तो इस बात को ध्यान रख लेना कि वर्क इज द फिनोमिना क्या बोल रहे हो, वर्क इज द पार्ट ऑफ सराउंडिंग, कि सराउंडिंग से डिपेंड होता है। अब देखो हमारे पास दो टाइप से वर्क हो सकते हैं कि हम चाहे तो वर्क डन बाय द सिस्टम कर सकते हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम कर सकते हैं। सुन लो, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल टू माइनस के PdV। ये हमेशा है ऑलवेज ट्रू, इसी फॉर्मूले को हमेशा तुम्हें यूज करना है। और ये आता है फोर्स से, जब हम फोर्स के यूज करते हैं, वर्क डन इक्वल टू FDS, F की जगह पास्कल, न्यूटन पर मीटर, फोर्स की जगह लिखते हैं ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स इक्वल टू क्या करेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। तो उस तरीके से वहां से चेंज करके सब कुछ आता है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसमें इतने हाईली कंसेप्ट में नहीं जा रहा, बस डायरेक्ट याद रख लो कि वर्क डन इक्वल टू माइनस के PdV। अब देखो होता क्या है कि वर्क डन हमारे दो टाइप से हो सकते हैं। कैसे कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो सकता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो सकता है। पॉइंट सुन लो दोनों चीज, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, फर्स्ट ये और सेकंड ये। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है कि वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। बाय द सिस्टम मतलब क्या हो गया कि इनिशियली जो तुम्हारी गैस थी, सपोज करो ये तुम्हारा कंटेनर है और तुम्हारा जो वॉल्यूम था वो V1 इज इक्वल टू 10 लीटर है, और जो तुम्हारा प्रेशर था इक्वल टू 2 ATM है। तुमने क्या किया, गैस को एक्सपेंड किया। ध्यान से सुन लो मेरी बात, तुमने क्या किया, गैस को एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद तुम्हारी गैस पहुंच गई यहाँ पर। यहाँ पर पहुंचने के बाद वॉल्यूम तुम्हारा डबल हो गया, लेट सपोज 20 लीटर, और प्रेशर भी तुम्हारा डबल हो गया 4 ATM। तो जो एक्सपेंड करने में जो वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंशन वर्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन वर्क। और वो वर्क हो कहाँ रहा है, सराउंडिंग पे हो रहा है। ध्यान से सुन लो, वर्क हो कहाँ रहा है, सराउंडिंग पे हो रहा है। सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम से ऊपर जा रही है चीजें, लेकिन वो वर्क हो कहाँ रहा है, परफॉर्म कहाँ हो रहा है, सराउंडिंग में हो रहा है। देख रहे हो सराउंडिंग पे। तो ऐसे सिस्टम को वर्क डन बाय द सिस्टम बोलते हैं। और इस केस में सपोज करो V1 से V2 क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है माइनस के PdV, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के P एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है, dV क्या करोगे, V2 माइनस के V1, राइट और रॉन्ग। अब V2 कितना है 20, और ये कितना है L, तो मतलब V2 माइनस V1 क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, और ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो ध्यान से सुन लो कि वर्क डन बाय द सिस्टम या एक्सपेंशन वर्क का जो साइन होता है हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड होता है। सुन लो, रेड पेन से लिख रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। तो वर्क डन क्या आया, नेगेटिव आया, राइट। अब होगा क्या कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम दे रहे हैं तो हीट सिस्टम से रिलीज हो रही है। सुन लो मेरी बात, अगर तुम वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहे हो सराउंडिंग पे, तो मतलब हीट निकलकर सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, तो हीट का साइन कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो सिस्टम के लिए जो हीट होगी वो नेगेटिव होगी, और सराउंडिंग के लिए हीट का साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सुन लो मेरी बात, जब तुम्हारा कभी भी एक्सपेंशन हो रहा होगा, जब कभी भी तुम्हारा एक्सपेंशन हो रहा होगा, एक्सपेंशन में जो वर्क होता है बाय द सिस्टम होता है, और उस केस में जो वर्क का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट। और जो तुम्हारी हीट होगी वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि जो हम वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहे हैं उससे सिस्टम से हीट निकलकर सराउंडिंग में जा रही है, तो जो सिस्टम की हीट होगी, जो तुम्हारी सिस्टम की हीट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और सराउंडिंग में जो हीट होगी वो तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है, ये साइन कन्वेंशन है वर्क के लिए। किसके लिए, एक्सपेंशन वर्क के लिए। अगर मैं बात करूं कंप्रेशन की, कंप्रेस मतलब क्या होगा कि जो हमारा इनिशियल स्टेट थी ऊपर वाली, उसको उसने कंप्रेस करके फाइनल किया, मतलब नीचे किया। रुको एक मिनट, लेट मी क्लीन।
लिखते रहो एक एक बात, बोर मत हो बस। बोर होने वाले काम तो मैं करता ही नहीं, समझे?